फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आज हम लोग कुछ नया सिचुएशन लेंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं हाउ टू फाइंड टेंशन at a point of a massive rope या चेन या रस्सी, जो भी जिसमें मास है, उसके बारे में क्या पढ़े थे कि उसके अलग अलग जगहों पे टेंशन अलग अलग होते हैं। तो इस केस में अगर हमें किसी एक खास जगह पर इसकी टेंशन निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस में जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट, मेक फ्री द रोप फ्रॉम द पॉइंट्स at which tensions are required. जनरली हम लोग करते क्या है? जनरली हम लोग पहले फोर्स बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तब उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन अगर रस्सी जिसमें मास है उसमें अलग अलग जगह टेंशन होता है और रस्सी के किसी एक खास जगह पर टेंशन निकालना है, तो इस केस में हम थोड़ा उल्टा काम करते हैं। सबसे पहले हम फ्री करते हैं, तब उसके बाद फोर्स स्टॉप। ये चीजें याद रखें। फर्स्ट, मेक फ्री द रोप फ्रॉम द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंशन्स आर रिक्वायर्ड। Then draw the forces and set up the suitable force equation. तो अगर रस्सी में, चेन में, जिसमें भी मास हो और आपको आज के बाद से कभी भी किसी एक जगह पर टेंशन निकालनी, तो आप ये प्रोसेस करेंगे, आप कभी भी नहीं फंसे। सबसे पहले उन सभी जगहों से उस रस्सी को फ्री कर दो जहां जहां पर आपको टेंशन निकालनी। फिर इसके बाद फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो और जो स्थिति है उसके अनुसार फोर्स के इक्वेशन को सेट करो। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक सीलिंग है। सीलिंग से हम एक चेन को लटका दिए हैं। ये चेन है। चेन की टोटल लेंथ L है। चेन की टोटल लेंथ L है। या ऐसा करते हैं, टोटल लेंथ चेन की 3 मीटर है। चेन की टोटल लेंथ 3 मीटर है और नीचे में हम एक मास लटकाए हैं 6 kg और चेन का भी मास 6 kg। दिस इज द मास ऑफ चेन। ये सपोर्ट से टंगा। ये सिचुएशन है। चेन में मास है, मास 6 kg है, टोटल चेन की लंबाई 3 मीटर है। चेन यूनिफॉर्म, चेन जो है वो यूनिफॉर्म है और एक ब्लॉक जिसका मास 6 kg है उसको हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लटकाए हुए। आपको क्या कहता है? आपको कहता है एक यहाँ पे पॉइंट है A, एक यहाँ पे पॉइंट है B, जो यहाँ नीचे से 1 मीटर दूरी पर है। एक पॉइंट यहाँ है C, जो ऊपर से 1 मीटर दूरी पे, और एक यहाँ है D, जो सीलिंग पॉइंट पर कनेक्टेड है। इन 4 जगहों पे
इस चेन में टेंशन बता, क्या फाइंड टेंशंस एट ए बी सी तो निकालने के लिए क्या करेंगे? जो तरीका है पहले आप सीख लो, समझ लो, उसके बाद फिर अपना काम अपने दिमाग के अनुसार करते हैं। तो तरीका जो सिखाया गया कि आप क्या करिए, इन सभी जगहों से इस चेन को फ्री कर दीजिए, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से फ्री कर दीजिए। अगर एक ही जगह पर टेंशन निकालना रहता तो फिर हम एक ही जगह से उसको फ्री कर, ठीक है? तो यहाँ 4 जगह से निकालना है टेंशन, तो हम चारों जगहों पर फ्री कर, और फ्री। तो फ्री करने पर सबसे ऊपर आपको एक सीलिंग बचेगा, उसके नीचे 1 मीटर लंबा चेन लटका मिलेगा, ये वाली चेन। फिर उसके बाद 1 मीटर और नीचे लटका हुआ चेन मिलेगा, और फिर उसके बाद एक और 1 मीटर लटका चेन मिलेगा। 1, 2, 3 पार्ट हो गया, और फिर सबसे नीचे एक मास लटका। हम बस उसको फ्री किए हैं और बगल में उसका एक डायग्राम। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट है सी, ये भी पॉइंट सी है, ये पॉइंट है डी, ये भी पॉइंट डी, ठीक है? ये जो लटका हुआ मास था, ब्लॉक था, उसका 6 kg मास। और ये सभी चेन देख रहे होगे ना, तो 3 मीटर टोटल लंबा है, 1 मीटर नीचे से, ये 1 मीटर नीचे से, ऊपर से भी ये 1 मीटर ही है, ये भी तो बचा 1 मीटर ही। यस। चलो बताओ, 1 मीटर चेन की लंबाई का मास कितना रहेगा? 1 जी। टोटल 3 मीटर लंबा है, 3 मीटर लंबाई का मास है 6 kg, तो 1 मीटर लंबाई का मास कितना बचेगा? 2 kg, 2 kg। तो इस चेन का मास हुआ 2 kg, इसका भी 2 ही kg रहेगा, क्योंकि ये भी 1 मीटर लंबा है, ये भी 2 kg ही रहेगा, क्योंकि ये भी 1 मीटर लंबा है। और चेन यूनिफॉर्म, अगर चेन यूनिफॉर्म नहीं होता तो फिर यहाँ का 1 मीटर लंबाई का मास अलग होता, ऊपर वाले लंबाई 1 मीटर का मास, तो चेन यूनिफॉर्म। अब आप फोर्स ड्रॉ कीजिए, तो बताओ, नीचे में 6 kg का एक फोर्स लगेगा 6G, और यहाँ पे एक टेंशन होगा T1, TA, यहाँ पर भी टेंशन TA होगा, और इसके पास 2 kg मास है, तो 2G का फोर्स नीचे भी लगेगा, और एक यहाँ पर फोर्स होगा TB, वही टेंशन यहाँ पर भी होगा T। एक एक्शन है तो एक रिएक्शन है। फिर इसके भी पास 2 kg मास है, तो 2G का फोर्स नीचे हुआ, एक ऊपर में लगेगा TC, फिर यहाँ पर भी TC, फिर इसके पास भी 2 kg मास है, तो नीचे में 2G का फोर्स लगेगा, और यहाँ पर हो गया TD, वही TD यहाँ पहुंचे। फोर्स कैसे ड्रॉ करना है, ये हमने भरपूर प्रैक्टिस किया हुआ है। अब अगर इस पोजीशन को तुम गौर से देखो, ये जो सिचुएशन है जो मैंने लटका के दिया हुआ है, यहाँ पे ये अगर इंटायर सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये जब फ्री होगा, ये पूरे के पूरे सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। ये काटा नहीं गया है, कैंची से काट नहीं दिया गया है, चाकू से की काटने के बाद ये धराम से गिर गया, ये फोर्सेस के साथ फ्री किए गए। अगर यहाँ पर बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर भी फोर्सेस कुछ इस तरह लगेंगे कि इंटायर सिस्टम बैलेंस्ड।
यहाँ संयोग से स्थिति ऐसी है कि सारे फोर्सेस जो है वो लाइन पर है, तो कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं। अब आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन बोलो, क्या लिखो? तो टी ए, क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा नीचे वाला फोर्स, दैट इज 6G, मतलब 60 न्यूटन जी का मान 10 ले लेते हैं, तो इस जगह पे टेंशन हो गया 60। इसका फिर फोर्स बॉडी, इसका फिर इक्वेशन लिखो, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, क्योंकि ये भी सिस्टम बैलेंस्ड है। ऊपर में फोर्स हो गया TB और नीचे में फोर्स एक है 2G और एक है TA, एक है 2G और एक है TA। ऊपर में देखो एक ही फोर्स है TB, नीचे में फोर्स एक 2G है और एक TA। ऊपर का फोर्स बराबर जब नीचे का होगा तभी ये सिस्टम बैलेंस्ड है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो TA का मान तो जानते ही हो 60 है, यहाँ 60 प्लेस करो, ये हो गया 20, मान हो गया। फिर इस जगह पर का भी इक्वेशन लिखो, ऊपर का फोर्स में TC आया और नीचे में जो फोर्स है उसमें 2G है और प्लस TB है, टेंशन एट B। टेंशन एट B देखो मैंने 80 न्यूटन निकाला हुआ है, यहाँ प्लेस करोगे और ये आपका हो गया 20, 80 20 100 120 आ गया कुछ था। फिर इस जगह पर इसके लिए इक्वेशन लिखो, ऊपर के फोर्स हो गए TD और नीचे में जो फोर्स है एक है 2G और एक है TC। TC की वैल्यू हो गई 100 और 2G हो गया 20, 120 न्यूटन के। और यहाँ से आपको एहसास होगा कि रस्सी जिसमें मास होते हैं उसके अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग हो। अगर ये चेन मासलेस होता, अगर ये चेन मासलेस होता, मासलेस के केस में पूरी जगह पर चेन के खुद के मास नहीं होते, खुद के मास नहीं होते तो यहाँ 2G नहीं होता। अगर ये 2G नहीं होता तो देखो TA बराबर TB, TB बराबर TA होता। ये 2G नहीं होता तो TC बराबर TB होता। ये 2G नहीं होता तो TD बराबर TC होता। मतलब सब जगह टेंशन के मान सेम है। और अगर मास है तो फिर अलग अलग जगह उसके। चलिए ये थे। अगर आपके सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में मैंने लिया है, लेकिन अगर वो चेन में मास और वो चल भी रहा होगा और किसी जगह पर आपको टेंशन निकालनी है तब भी हम यही प्रक्रिया। समझ आया? आगे बढ़े। यस। एक ये दीवार है, दीवार से सटा हुआ एक ये स्फीयर है, जो स्फीयर एक रस्सी से इस तरह से बांध के लटकाया है। इस तरह से ये बांध के लटकाया है। इसकी लंबाई ज्यादा हो गई, इस तरह से बांध के। आपको क्या कहता है कि अगर ये रस्सी की लंबाई डबल दी रेडियस हो, इसकी रेडियस R है और इस रस्सी की लंबाई है 2R, ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग। और ये जो स्फीयर है इसका मास m है, मास ऑफ स्फीयर। आपसे कहता है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, धागा जो लटका है उसमें टेंशन कितना होगा, एंड
force exerted by smooth wall, जो wall है वो smooth है, on the sphere. ये जो दीवार है ये स्मूथ दीवार है, वो इस स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा और ये धागा में टेंशन कितना। R इज द रेडियस ऑफ इस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। काम करने का तरीका लास्ट क्लास में मैंने कई प्रॉब्लम के साथ सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बाद फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, फिर उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम से फोर्स के इक्वेशन लिखते हैं। यही सारा सिचुएशन का मान लिया जाए, ये हम उसको कॉपी कर लेते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं तनु सबको। चलिए फोर्स ड्रॉ कीजिए। मास मिल जाए तो हम एक वेट फोर्स लगाएंगे mg, फिर सटा हुआ सतह मिल जाए नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, दीवार अगर इस स्फीयर पे नॉर्मल लगाएगा तो स्फीयर भी दीवार पे एक नॉर्मल इधर लगाएगा, लेकिन चूंकि दीवार फिक्स है तो इस पर हम नॉर्मल दिखा करके कोई फायदा नहीं है। और फिर एक धागा मिल जाए तो इसमें एक टेंशन। तो दिस इज द टेंशन। ये आपको एंगल कितना है ये दिया हुआ, लेकिन आप ये एंगल निकाल सकते हो क्योंकि आपको ये मालूम है कि इसका रेडियस जो है r और इसकी लंबाई आपकी 2r है, जिसको यूज करके आप साइन थीटा परपेंडिकुलर इज r, हाइपोटेनियस इज 2r, दैट इज 1/2, और यहाँ से थीटा का मान आप 30 डिग्री। ये आपके हो गए सिचुएशन। फोर्स ड्रॉ किया, अब इसका आप फ्री बॉडी बना लीजिए। ये स्फीयर मान लो और इस स्फीयर पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, एक नॉर्मल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है ऐसे, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन। सही है ना टेंशन? और देखो तीन फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। आप यहाँ लामीस थ्योरम भी लगा सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कंपोनेंट मेथड से काम करते हैं। कंपोनेंट मेथड यूज कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई, ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 60। ये एंगल 60। कंपोनेंट तोड़ तार के सीधा कीजिए। ये टेंशन का एक कंपोनेंट इधर पड़ेगा t cos 60 और एक ऊपर मिलेगा t sin 60। ठीक है? So t cos 60 t sin 60 ये बराबर हो जाएंगे mg के। यस सर। sin 60 का मतलब √3/2 बराबर mg, और यहाँ से t का जो टेंशन की वैल्यू होगी वो 2 mg
डिवाइडेड बाई रूट। और राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बराबर होगा लेफ्ट डायरेक्शन। N बराबर होगा T cos 60 डिग्री। T की वैल्यू मैंने निकाला हुआ है पहले से 2 mg/√3। cos 60 का मतलब 1/2 2 कैंसिल। यहां से नॉर्मल के वैल्यू आ गए mg/। यही नॉर्मल वो फोर्स है जो दीवार ने स्फीयर पे लगाया। एक तो जो आपको टेंशन निकालना है वो तो डायरेक्ट निकल गया। आपसे कह रहा था कि फोर्स दीवार के द्वारा कितना लगा, तो दीवार के द्वारा जो फोर्स लगा दैट इज नॉर्मल। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। दिस फोर्स exerted by wall on the ठीक है। So this is the condition of equilibrium. ये सब के सब इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट है, सपोज करो ये एक मास है जो इस तरह से धागा की सहायता से लटका। एक ब्लॉक है जो इस धागा की सहायता से जो यहाँ एक पुली, ये पुली का एक्सिल कहलाता है। That pulley is clamped at this position. Whole system is in equilibrium. देखने में ही लगेगा कि इक्विलिब्रियम में इसका मास है, ये जो लटका हुआ मास है वो m है। धागा जो है वो मासलेस है। इसमें कहता है फाइंड द नेट फोर्स on the clamp of the pulley। ये जो आपका क्लैंप है जहां पर ये टंगा गया, बंधा गया है, इस पर कितना फोर्स लगेगा यही निकाल। पुली के क्लैंप पर कितना फोर्स लग रहा है दैट यू हैव टू। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। बनाना काफी आसान। तो देखो हम कैसे बनाते हैं। इसका एक फोर्स ड्रॉ कीजिए। फोर्स ड्रॉ करने पर आपको पता चलेगा कि क्लैंप पे कौन कौन से फोर्सेस पहुंचे। एक साइड से फोर्स ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो नीचे मास लटका है तो मास के कारण यहां से धागा शुरू है तो दैट इज टेंशन। वही टेंशन यहाँ पहुंचेगा, मासलेस धागा है, वही टेंशन यहाँ पहुंचेगा। याद रखिए पुली इज मासलेस, पुली में मास दे देते। तो पुली as mass
MP but is smooth। पुली में मास तो है लेकिन वो स्मूथ है। तो पुली अगर स्मूथ है तो उसके दोनों साइड जो धागा जाएगा उसके टेंशन सेम है, ये लिखाया हुआ है। हालांकि पुली में मास है लेकिन वो फिक्स्ड है और ये टेंशन यहाँ पर भी पहुंचे। और एक पुली में मास होने के कारण इसका भी एक वेट फोर्स वर्टिकली डाउन MP लगे, MP इंटू ये फोर्स लगेगा पुली के मास देगा। ठीक है, तो चलो ये जो लटका हुआ मास है उसका आप एक फ्री बॉडी डायग्राम शो। ये जो लटका हुआ मास एक नीचे के डायरेक्शन में लग गया एनर्जी, ऊपर में लग गया टेंशन, ये दोनों चूंकि बैलेंस में लटका हुआ है तो T का मान mg के बराबर। अब इस क्लैंप पर देखो फोर्सेस कहां कहां से आ रहे हैं। अगर आप इस पुली का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके क्लैंप पर सारे फोर्सेस दिखेंगे। इस पुली पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज T। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगेन दैट इज T। और एक धरती के द्वारा एक वेट फोर्स लग रहा है MPG। जब तुम इसको गौर से देखोगे तो नीचे के डायरेक्शन दो फोर्स लग रहे हैं। ये T का वैल्यू क्या है? T का वैल्यू तो वही mg है, ऊपर में देखो निकाले, और ये भी T का वैल्यू mg ही है। अगर इस पॉइंट पर तुम चेक करो तो इस पॉइंट पर एक फोर्स लग गया नीचे के डायरेक्शन में, दैट इज mg प्लस mpg। दो फोर्स लगे mg प्लस mpg। एक फोर्स पीछे का डायरेक्शन में लगे, अगेन ये वाली है, यही क्लैंप। और इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स ऑन क्लैंप। और इस फोर्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट जो बराबर होगा अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस mg प्लस mpg का। आप यहां से g को बाहर निकाल सकते हो, अंदर में रह जाएंगे m स्क्वायर प्लस m प्लस mp का। तो इतना फोर्स लगेगा क्लैंप। कभी भी अगर पुली के क्लैंप पर फोर्स निकालनी है उसको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे दर्शाएंगे और कैसे निकालेंगे, ये यहां से आप ठीक है आइनस? यस सर। तो सिचुएशन तो हजारों लाखों है, बनाने के टेक्निक यही है। अब कुछ प्रॉब्लम भाषा में मिलेंगे, तो जैसे आप इसको समझिए। कहता है कि a balloon, एक बलून है of mass m is moving downward with
constant velocity v due to influence of buoyancy, force B, and air friction. buoyancy फोर्स B और एयर फ्रिक्शन के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर। What mass from the balloon? What mass from the balloon should be removed so that it may start moving up with same velocity v. The same velocity एक बलून है, वो भी स्पीड से नीचे। यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है कि चूंकि हमें एयर फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं है, तो आप समझ लीजिए जो एयर फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन FA नाम दे देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई बीटा r इंटू, या ऐसे लिखो, is directly proportional to velocity. Is directly proportional to velocity. Is directly proportional to velocity. Directly proportional to velocity. मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा गति होगी उतना एयर फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। एयर फ्रिक्शन हमेशा जितना वेलोसिटी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा एयर फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड उतनी ही ज्यादा। इसीलिए एयर फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल फोर्स। जब हवा में कोई बॉडी चलता है तो ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी के चेंज के कारण एयर फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदलता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन के अपोजिट में ये फोर्स लगेगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो हम इसको कैसे बना, सिचुएशन को सजा लीजिए अपने अनुसार। तो मान लो कि ये बलून है, इसका मास m। बलून में हो सकता है कि और भी कोई दूसरा कनेक्टेड मास हो, दूसरा कनेक्टेड मास हो। तो अभी इसका मास कैपिटल M है और ये नीचे का डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। नीचे का डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट से ये जा रहा है। तो बताओ तो इस बलून पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे? जो सिचुएशन प्रॉब्लम में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली इस बलून पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे? बताओ आइनेश। सर तो 2 फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। ऐसा आप बताओ बेटा कितने फोर्स लगेंगे? नहीं सर 3 फोर्स लगेगा, बॉयंसी और mg और एयर फ्रिक्शन। मास वाला mg 3 लगे।
फोर्स छूटा तो गलती होगी, है ना? तो बहुत सावधानी से फोर्स हम ड्रॉ। तो इस पे 3 फोर्स लगेंगे, एक मास होने के कारण, एक हवा में चूंकि चल रहा है तो एक बुयांसी फोर्स हमेशा लगेगा वर्टिकली, चाहे वो नीचे जाए या, और चूंकि ये नीचे जा रहा है और एयर फ्रिक्शन लग रहा है तो इस पर एयर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। तो फोर्स ड्रॉ कीजिए, मास के कारण mg, बुयांसी फोर्स लगा ऊपर, बुयांसी फोर्स भी सेंटर ऑफ बुयांसी से लगता है, बुयांसी फोर्स लगा ऊपर B, और एयर फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ? वेलोसिटी का पॉजिटिव, वेलोसिटी का पॉजिटिव, वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी किधर है इसका? नीचे है ना? नीचे ऊपर लगेगा हमेशा वेलोसिटी। ये हुआ एयर फ्रिक्शन, FA नाम दे दे, FA नाम। अब ये बताओ कि यहाँ जो ये बलून मूव कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है कि एक्सेलरेशन में है? एक्सेलरेशन, फोर्स लग रहा है। ये पहले बताओ, ये इक्विलिब्रियम में है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है? अन्वेषा बताओ तो, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये तो चल रहा है अन्वेषा। वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन रहेगा तभी ना, वेलोसिटी में चेंज होगा ना तभी कर सकते हैं हम उसको। इसका जवाब है हाँ सर, चल तो रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वही तो है ना? और इक्विलिब्रियम की 2 स्थितियां होती हैं, या तो वो रुका रहे तो इक्विलिब्रियम, या यूनिफॉर्म मोशन से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तभी। वही तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? और इक्विलिब्रियम में है तो मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, इसका मतलब टोटल ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर। तो कीजिए बराबर, ऊपर का फोर्स टोटल कितना है बताओ? E प्लस FA इज इक्वल टू, ये बढ़िया समझे। अब क्या हो रहा है कि इस बलून के मास को हम थोड़ा कम कर देते। लेट स्मॉल m इज द मास रिमूव्ड फ्रॉम द बलून। इस बलून से हम स्मॉल m मास को रिमूव कर देते। तो ये बलून से अगर हम स्मॉल मास रिमूव कर देते हैं तो अब इसके मास कितने बचेंगे? M माइनस m माइनस। और जब रिमूव कर देंगे तो फिर क्या होना चाहिए सवाल के भाषा के अनुसार? वो ऊपर जाना तो चाहिए। स्टार्ट मूविंग अप विथ सेम वेलोसिटी, v के साथ ये ऊपर की तरफ तब चल देना चाहिए। अगर मान लो कि हमने एक मास m रिमूव कर दिया तो अब इस केस में ये ऊपर जाने लगा, क्योंकि उस पर जो नीचे का डायरेक्शन में वेट फोर्स था कम हो गया, ये ऊपर जाने लगा, लेकिन ऊपर जाने की भी वेलोसिटी सेम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम में है। तो m मास रिमूव करने पर ये ऊपर जाने लगा। अब बताओ इस पर कितने फोर्स लगेंगे? वही तीन फोर्स। वही 3 फोर्स लगेंगे। मास है तो mg लगेगा ही लगेगा, हवा में मूव कर रहा है तो buoyancy भी लगेगा, और चल रहा है तो एयर फ्रिक्शन भी लगेगा। अब लेकिन डायरेक्शन बदल। अब बताओ तो mg तो नीचे ही लगेंगे ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। यस सर, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेंगे, और यहाँ लिखेंगे m माइनस m इंटू। बुआंसी हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बुआंसी ऊपर, और एयर फ्रिक्शन इस केस में किधर लगेगा? नीचे। नीचे, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी के। अब एक बात बताओ कि इस जगह पर पहला केस में जितना एयर फ्रिक्शन लग रहा है क्या उतना ही एयर फ्रिक्शन यहाँ भी लगेगा? नहीं, मास घट गया। नहीं सर,
जवाब है हाँ सर, उतना ही लगेगा हाँ सर, हाँ सर, उतना ही। क्योंकि वेलोसिटी सेम है ना। सेम ऐसा ही, यस। हाँ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाता तो फिर ये फोर्स का मान सॉरी सॉरी। ठीक है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो बैलेंस्ड है सारे फोर्सेस, तो आप इसको बैलेंस कर दो। ऊपर का फोर्स हो गया P, नीचे के फोर्स हो गए M माइनस स्मॉल m इंटू Z प्लस F प्लस, कहिए। ऊपर में B है, नीचे में M माइनस m इंटू G। नाउ इट इज द सेकेंड। अब इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करनी है, आंसर निकाल। आपको एयर फ्रिक्शन लगने की तो बात कर रहा है, एयर फ्रिक्शन लगने की तो बात कर रहा है, लेकिन एयर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है ये नहीं दिया। वांसी फोर्स दिया है, वांसी फोर्स भी दिया है, मास कैपिटल मास आपको m दिया है, कैपिटल M मास दिया है, वांसी फोर्स दिया है, कैपिटल मास दिया है, और स्मॉल m मास हमको तो निकालना ही है। तो हमें अपनी जो आंसर है कैपिटल M और जो वांसी फोर्स है B के टर्म में देगा, एयर फ्रिक्शन के टर्म में हमको आंसर नहीं। हमको इसको रिमूव करना, कैसे रिमूव करें? देखो B बराबर क्या है यहाँ बताओ, mg माइनस स्मॉल mg और fa का मान ऊपर से निकाल के डाल, fa का मान देखो mg माइनस, राइट साइड में जो माइनस b है इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करो, 2b हो जाएंगे, कैपिटल mg 2 कैपिटल mg हो जाए, है ना। और एक ये स्मॉल mg का मान यहाँ से 2 कैपिटल mg और माइनस 2b, ये इस तरह से, और इससे आप m का मान बता सकते हो, 2 कॉमन ले लो और g को नीचे भेज दो, ये m हो जाएंगे माइनस b बाई g, ठीक है। जी कट जाएंगे इसके नीचे, 2 तो कॉमन ले लिया, तो m माइनस b, तो दिस विल गिव यू दिस। तो ये सिचुएशन में मोशन तो हो रहा है, लेकिन सारे फोर्सेस कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, सिस्टम बैलेंस्ड है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो प्रॉब्लम तो हजारों है, आपको बनानी कैसे है ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटायर फिजिक्स, जहां पे आपको अपनी ग्रिप बनानी होती है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक फोर्स F इज इक्वल टू V क्रॉस P is acting on a particle of mass m on a mass m moving with velocity v. Here P is a constant vector. P is a constant vector. P जो है एक constant vector है। P is a constant vector acting in horizontal direction. Acting in
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ V so that the particle may move in gravity undeflected with constant speed. With constant speed. अब देखो ये सवाल है, और के देख के ही थोड़ा सा हौसला टूट जाए। जब आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझोगे तो अब तक जितने भी सवाल हमने बनाए सबसे इजी क्वेश्चन है। मिथलेश शायद आंसर ले आए हैं आप? नहीं सर। थोड़ा सा कोशिश की। Yes, I understand. सर मिनिमम वेलोसिटी v by p आ रहा है क्या? फोन करो। भाई जी भाई अभी कहाँ कर रहे हैं? हेलो यस सर। बस अपने जैसे क्या कर रहे हैं? यस सर, mg by p होगा। तो mg by p होगा। हेलो देखिए ये पार्टिकल तलाश कर रहे हैं, इसका मास m है और स्पष्ट दिया हुआ है कि ये ग्रेविटी में चल रहा है। तो मास है और ग्रेविटी में चल रहा है, तो एक तो फोर्स तो mg लगेगा ही लगेगा वर्टिकली डाउन। और अब इसको चलना कैसे है? इसको चलना है अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब हुआ इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए।
और साथ में उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब इसको चलना है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, इसका मतलब इसको इक्विलिब्रियम में होना है। और इस पर दो ठो फोर्स लग रहे हैं, एक ये जो फोर्स F के नाम से बोला गया है और एक मास के कारण ग्रेविटी फोर्स है। इस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक मास के कारण mg और एक जो सो कॉल्ड फोर्स यहाँ दिया हुआ है वो। mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। ये जो फोर्स F जो दिया हुआ है इसको जरूर ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस्ड। तो ये फोर्स का डायरेक्शन मुझे मिल गया और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Vp sin थीटा। डायरेक्शन तो मैंने सेट कर लिया, मैग्नीट्यूड हुआ Vp sin थीटा। अब चूंकि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो Vp sin थीटा दैट इज इक्वल टू m। यहां से V बराबर आप कह सकते हैं mg डिवाइडेड बाई p sin थीटा। और अगर आपको V को मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम लेना। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो द आंसर इज mg by p। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, यहाँ थीटा जो है वेलोसिटी और p वेक्टर जो है उसके बीच का है। इस पार्टिकल पर जो फोर्सेस हैं एक्चुअली में कैसे लगेंगे, तो देखो ध्यान से, ये जो मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके p लग रहे हैं, ये इधर हम v लगा देते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में p लग रहा है v क्रॉस p का डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा, और एक नीचे में फोर्स लग रहे हैं m। तो जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल से v क्रॉस p की तरफ फिंगर को रोटेट करो तो फोर्स के डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ, ये फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। यही थीटा एंगल का मान 90 होगा तो वेलोसिटी, चलिए तो ये था कुछ कंडीशन मैंने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया। और अब हम आते हैं सिचुएशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की सिचुएशन को हम डिस्कस, तो एक्सेलरेशन के केस में मैंने आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट क्या है वो सिखाया हुआ है। और टू सेट अप दी force equation, or to set up the force equation in case of acceleration। तो सबसे पहले हम फोर्स बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद जहां दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं उसको हम ओरिजिन मानकर एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स या वाई एक्सिस हम उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में बॉडी की एक्सेलरेशन हो। ये बातें क्या खास है इक्विलिब्रियम के केस में। इक्विलिब्रियम वाले केस में हम x और y एक्सिस कैन बी टेकन इन एनी सुटेबल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। लेकिन जब एक्सेलरेशन का केस आएगा तो जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में या तो हम x चुनेंगे या y चुनेंगे। चुन लेने के बाद हम सारे फोर्सेस को इन्हीं दो डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ लेंगे और फिर नेट फोर्स x निकाल के उसको बराबर करेंगे मास गुना एक्सेलरेशन। नेट फोर्स y डायरेक्शन में निकाल के उसको करेंगे मास गुना एक्सेलरेशन। तो जैसे मान लो सेटअप
द फोर्स इक्वेशन। हम कुछ डायरेक्ट आपको दे रहे हैं, फोर्स लगाकर आपको इक्वेशन सेट कर, फोर्स इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, सपोज करो कि ये बॉडी है, इसका मास m है और ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1 और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2 और ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। इसका हमको आपस में रिलेशन बताना, मास एक्सेलरेशन F1 आएगा। ये तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे F1 ज्यादा होगा, F2 कम होगा, तभी तो ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं F1 माइनस F2 और नेट फोर्स बराबर लिखेंगे हम मास इनटू एक्सेलरेशन। So m into a is equal to F1 minus F2। ठीक है। दूसरा सिचुएशन लेते हैं, जैसे मान लो कि ये मास है, इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F1, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से। सर्टेनली ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो ये F1 से तभी ये ऊपर जा रहा है। नेट फोर्स y डायरेक्शन में लिखेंगे F2 माइनस F1 और नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो मास चल रहा है और इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो ये बराबर जिल्ले लिखा है मैं उड़ो करवा जखनी लिखल के नहीं ने साथे में। तो दिस इज द इक्वेशन। सब ठीक है, सब लिख रहे हैं साथे में। सवाल हो गया तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली ये सारे इक्वेशंस हमें हजारों बार लिखने हैं, तो हम एक अपना माइंड सेटअप तैयार कर लेते हैं, उसी के अनुसार हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। मास और उसमें हम एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू नेट फोर्स along एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, उस डायरेक्शन के नेट फोर्स माइनस नेट फोर्स अपोजिट टू एक्सेलरेशन। ये मेरा इक्वेशन सेट करने का नियम है। पहले देखो कौन सा मास चला, कितना एक्सेलरेशन से चला, मल्टीप्लाई कर दो। जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन के सारे फोर्स को जोड़ दो और अपोजिट डायरेक्शन के सारे फोर्स को घटा दो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम यूज करें। कितना मास चला, कितनी एक्सेलरेशन से चला, मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया उस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को जोड़ देंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को घटा देंगे। इस तरह से मेरा इक्वेशन सेट। जैसे हम इसी पर मान लो ये बॉडी है, इसका मास m है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F1, इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F2, उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F3 और एक फोर्स नीचे इधर रखे तरफ लगा। और ये जो मास है वो इस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर। ठीक है, तो हम इसका अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो कौन सी मास चला, तो m चला। कितने एक्सेलरेशन से, तो a इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया उस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं सबको ऐड कर दो, हो गया F3 प्लस F4 और इसके अपोजिट में जितने फोर्स हैं सबको सबट्रैक्ट कर, तो माइनस F2 माइनस F4 दोनों को सब। तो दिस इज द इक्वेशन। किधर ज्यादा है किधर कम है टेंशन फ्री है।
सपोज करो कि ये मास है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है t, और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F, और ये ऊपर के डायरेक्शन में है, यानी ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर। इसकी इक्वेशन सजानी है और इसकी इक्वेशन सजानी है, तो कैसे लिखेंगे? कितना मास चला तो m चला, कितने एक्सेलरेशन से तो a से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन के फोर्स पे एक ही है t, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स है तो दोनों को घटाना f। अच्छा कहते हैं हम यहाँ झाल बजाओ दिस विल बी नहीं तो हम झाल बजाओ, हम एकरे पर वो है वैसे तो आधा भी कर नहीं भाई जी। चाहे सिचुएशन जैसा भी, तो मान लो ये इंक्लाइन प्लेन में एक मास यहाँ है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमें मिला mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिला हमें t, और देखे कि ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। इसकी इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? मास चला m, एक्सेलरेशन a से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया उस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट टू द नेट फोर्स अपोजिट टू एक्सेलरेशन। सपोज करो ये एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक यहाँ है, ये धागा से कनेक्ट है, एक ब्लॉक यहाँ है, ये 2 kg है, ये 4 kg है, और एक फोर्स हम चलो पहले सीधा ले लो, इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन का लगा। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, जो धागा है उसमें टेंशन क्या होगा ये बताओ। ये एक समझने के लिए एक सिंपल मैंने सिचुएशन लिख रहा है। तो आपको पहला काम तो वही करना है, सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, करो। एक छोर से फोर्स ड्रॉ करते हुए दूसरे छोर तक आएंगे। जैसे हम 2 kg से लगाना शुरू करें तो एक मास के कारण नीचे की तरफ में लगेगा 2g। ये जो सरफेस है टेबल, वो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। फिर पीछे आते हैं तो एक धागा मिला तो टेंशन T, क्योंकि धागा में मास नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम मासलेस मानेंगे, तो यहाँ भी टेंशन T। फिर पीछे आए तो एक ब्लॉक भी दिखा, ब्लॉक के कारण 4g। सतह से सटा है तो एक ऊपर में लगा, अलग अलग सतहों पर नॉर्मल अलग अलग लगेगा, तो इसको हम N1 नाम देते हैं, इसको N2 नाम। ये सारे फोर्स लगते हैं। इसके बाद चेक करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो चूंकि हम इसको आगे के डायरेक्शन में खींच रहे हैं, सरफेस स्मूथ है, इसको हम आगे खींच रहे हैं तो ये आगे ही एक्सेलरेट करेगा पूरा का पूरा सिस्टम, और दोनों साथ में एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो आपस में कनेक्ट। ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, ये भी आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट, और सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो अब अगर ये 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करो, एक नीचे के डायरेक्शन में 2g का फोर्स मिला, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल मिला,
एक आगे के डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स मिला और एक पीछे के डायरेक्शन में टेंशन मिला और ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर। तो अगर इसमें आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वाई डायरेक्शन, अगर इसको हम एक्स डायरेक्शन बोले, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है और एक्स डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन। ये जो मास है वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इक्विलिब्रियम में बैलेंस्ड है, फोर्सेस के वाई डायरेक्शन में बैलेंस्ड है और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर। तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को हम बैलेंस सिंपली कर देंगे, दैट इज N1 विल बी इक्वल टू। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, जब हम आगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो ये नॉर्मल की जरूरत पड़ेगा वहां, तो आप यहीं से भी सीखते जाओ। तो वाई डायरेक्शन में चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में है। एक्स डायरेक्शन का हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखेंगे। मास इस ब्लॉक का 2 kg है, हम लिखेंगे 2a इज इक्वल टू, जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन का फोर्स है 18 और ऑपोजिट का फोर्स है। दिस इज इक्वेशन 1। फिर इसी तरह आप 4 kg का भी काम कर लो। नीचे में 4g लगा है, ऊपर में नॉर्मल लगा है, आगे के डायरेक्शन में टेंशन है, ये टेंशन आगे के डायरेक्शन में टेंशन है और पीछे कोई फोर्स वगैरह। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी, ये ब्लॉक एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड है, मतलब N2 इज इक्वल टू 4g होंगे और आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मास चला 4 kg का, 4 into a इज इक्वल टू t, राइट डायरेक्शन में t है, पीछे कोई फोर्स नहीं है तो माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो आप इसको, ये 2 इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इससे आपको टेंशन। तो आप दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ दो, तो लेफ्ट साइड में 6 से आएंगे, राइट साइड में tt कट जाएंगे तो 80 और यहाँ से a का मान आएगा 3 मीटर। और इस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में रख दो तो टेंशन निकल जाएगी। इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो t के वैल्यू हो जाएंगे 4 into a means 3, so tension is 12। So this is the simple question। अब आप देखो, ये अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो तो हम डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। सपोज करो कि हम इसी सिचुएशन को यहाँ लेते हैं, और ऐसा करो, ये जो ब्लॉक को हमने 18 न्यूटन से खींचा है, तुम गौर से देखो, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है 2 kg और 4 kg, ये इंटायर सिस्टम 18 न्यूटन के इन्फ्लुएंस से आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। टेंशन जैसे 12 न्यूटन लग रहा है, नेट हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन को तुम निकाल सकते हो 1500 बाय यूजिंग अ फार्मूला नेट कूलिंग फोर्स बाय नेट। तो तुम देखो नेट कूलिंग फोर्स सिस्टम पे कितना लग रहा है, 18। और नेट मास सिस्टम का कितना है जो चल रहा है इस 18 न्यूटन से, 4 2 6 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। और टेंशन अगर निकालनी है तो फिर आपको यहाँ का फ्री बॉडी बना के ही
अगर तो मामा के पास जाए तो वो तो पूरे क्योंकि ये ब्लॉक, ये जो 4 kg ब्लॉक है वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो इसको एक्सेलरेट करने वाला कौन है? इसको एक्सेलरेट करने वाला यही टी है। नहीं बोलो तो फोर्स बराबर टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 4 एंड एक्सेलरेशन इज 8। तो ए का मान 3 यहाँ प्लेस करो, 12 न्यूटन। वो भैया साइन करो है। तो आप इस तरह से भी चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम बेसिक लेवल में साइन तो करे ली भी जान एडवांस लेवल में नहीं है, खुफवा हमारे साइन हम तो कोशिश भी करेंगे पहले पूरा काम सीखे। फोर्स कैसे ड्रॉ होता है, कैसे इक्वेशन लिखा जाता है, मिला दे मैं पगला है तो तब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि दिखा। हाँ ठीक है सही है। लेकिन ओकरा भूखे वाला चिंता करना है उसके लिए आगे जैसे हम गाना इसी सवाल जो भी सॉल्व किए हैं दूसरे सिचुएशन के साथ देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और इस पर एक चेन रखा हुआ है, मासिव चेन है। पूरा डॉक्टरवा कपिया निकाल के ना चेन, चेन की लेंथ एल है और चेन का मास है। मास ऑफ चेन इज एल। इस चेन को इस साइड से एक फोर्स लगाकर हम ड्रॉ कर रहे हैं और आपसे पूछता है कि चेन के जिस एंड पर फोर्स लगाया है वहां से x दूरी पर जो चेन का पार्ट है वहां पे एक पॉइंट P है। फाइंड द टेंशन एट। is a mass of it. नियम चेन के या किसी भी मासिव रोप के किसी भी पॉइंट पर टेंशन कैसे निकाला जाता है ये मैंने डिस्कस किया। नियम वही रहेंगे। देखो कैसे हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने की जरूरत नहीं है। रॉक में, रस्सी में, जिसमें मास होते हैं, इसके किसी भी जगह पर अगर हमको टेंशन निकालना है तो आप पहले उसको वहां से फ्री कर बंद कर सकनी ना तो बाहर करने तो चेन के आपके दो पार्ट हो गए। माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग हो एक पार्ट ये हुए और एक पार्ट ये। चेन के दो पार्ट हो। इस पार्ट पर हम एक फोर्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे वही फोर्स जो निकालना है टेंशन एट पी, वही टेंशन पी यहाँ भी मिलेगा। पीछे में कोई फोर्स तो है नहीं। अब ये जो चेन है इसका एक मास होगा m1 और ये जो पीछे वाला पार्ट ऑफ चेन है उसका मास होगा उसके कारण एक टेबल पर वेट फोर्स लगेगा m1g। टेबल जो है, ये जो टेबल है इस पर एक नॉर्मल फोर्स बैलेंसिंग फोर्स लगेगा। यहाँ पर भी m2g फोर्स लगेगा और एक ऊपर में लगेगा जो बैलेंसिंग। क्योंकि ये फोर्स इंटायर चेन पे लग करके इस पूरे चेन को आगे खींच रहा है, सो इस चेन में भी एक्सेलरेशन a होगा आगे की तरफ, इसमें भी एक्सेलरेशन a होगा।
अब अगर आप चाहो तो मास का वैल्यू आप निकाल सकते हो। टू फाइंड M1 एंड M2 कैसे निकाला जाता है सीख लो, उसके बाद निकालते रहना। चेन यूनिफॉर्म, देखल जेतो काय मन कर चेन जो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चेन में आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब हुआ कि L लेंथ ऑफ चेन में मास कितना है, m है। यूनिट लेंथ में मास कितना होगा, M by L. m by l। तो x लेंथ ऑफ चेन में मास कितना होगा, MX by L. mx by l। l माइनस x लेंथ में चेंज मास कितना होगा, m into m Yes. l माइनस x by n by ये जो पीछे का पार्ट चेन का है, आगे का पार्ट की लेंथ x है, तो पीछे का पार्ट का लेंथ हो जाएगा l माइनस टोटल लेंथ l है। ये जो x लेंथ में मास हुआ दैट इज इक्वल टू m1 और l माइनस x लेंथ में जो मास हुआ दैट m2 का वैल्यू इतना है और m1 का वैल्यू आप कहीं पर भी यूज कर सकते और m1 प्लस m2 का वैल्यू आप m1 प्लस m2 दैट विल बी इक्वल। ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके साइड से जरूरी है। अब इक्वेशन लिखो, इसका बोलो मास चला m1 मास चला, एक्सेलरेशन a से जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन का फोर्स है F और अपोजिट का फोर्स है T। दिस इज इक्वेशन। और इस चेन का भी इक्वेशन लिखो, तो मास है m2, एक्सेलरेशन है a, आगे के डायरेक्शन में फोर्स है T और अपोजिट में कोई फोर्स नहीं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे अब इन दो इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो तो आपको 1 और 2 को जोड़ दो, इक्वेशन 1 को और 2 को जोड़ दो। फायदा क्या होगा जोड़ने से कि टीपी कट जाएगा और F लेफ्ट साइड में मिलेंगे m1 प्लस m और राइट साइड में फोर्स। यहाँ से आपको a एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा F बाई m1 प्लस m2 इज a, जो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट मास। नेट पुलिंग फोर्स इज F एंड नेट मास ऑफ द चेन इज F। और इस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दो, टीपी का वैल्यू निकलेगा वहां पर टेंशन। m2 इंटू a, m2 का वैल्यू देखो कहाँ है, यहाँ। m2 इंटू a, m2 इज इक्वल टू m टाइम्स l माइनस x डिवाइडेड बाई n और a इज इक्वल टू f बाई m और m कैंसिल। यहाँ से टेंशन एट p आपको मिला 1 माइनस x बाई l। अगर आप इसका प्लॉट करना चाहते हैं कि टेंशन जो है वो कैसे लेंथ के लॉन्ग वेरी कर रहा है, आप प्लॉट करके इसको दिखा सकते हैं। जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं, जिस एंड पे फोर्स लगाया वहां से हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो टेंशन जो है कैसे वेरी करेगा। तो ये टेंशन वर्सेस एक्स का हम प्लॉट करने जा रहे हैं। तो क्या सिखाया था कि जिसको y एक्सिस पर रखते हैं उसको जगह हम y लिखेंगे, f माइनस f बाई l इंटू एक्स। इसको हम सीधा कर लेते हैं।
y is equal to f by L minus f by L into x प्लस f। इस इक्वेशन को तुम गौर से देखो, तुमको क्या दिखेगा? इट इज y इक्वल टू mx प्लस, यहाँ c की वैल्यू क्या दिख रही है? f प्लस यहाँ पे, और स्लोप का वैल्यू क्या दिख रहा है? स्लोप का वैल्यू माइनस f बाई एल, नेगेटिव दिख रहा है। एंड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। और L लंबाई तक जाते जाते इसकी जो टेंशन वैल्यू होगी 0। ठीक है, ग्राफ आपका इस तरह से वेरी करेगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, पीछे हम जैसे जैसे इस चेन के इस पार्ट से पीछे जाते जाएंगे, टेंशन का वैल्यू घटता जाएगा। और फ्री एंड पे तो टेंशन 0 होता ही है, फ्री एंड पे टेंशन का